हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का अगला भाग। तो इस भाग को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने कवर किया था कूलॉम का नियम क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ बेस्ड अपन ने न्यूमेरिकल कर लिए थे। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर पे आप आइए, ताकि आपको सारी चीजें एक से लेकर एक तक क्लियर होती रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में कि हमने जो अभी तक पढ़ा ना, कूलॉम ने जो पढ़ाया अपने को, ये बोला कि भाई जब दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के जो मध्य बल लगेगा उसका परिमाण तो अपन ने निकाल लिया, जो कि आया आपके पास में k q1 q2 बट्टे आर स्क्वायर। लेकिन ये तो दो के मध्य बल लगा है, लेकिन आवेश बहुत सारे भी तो हो सकते हैं, आवेशों का एक झुंड भी तो हो सकता है। तो उसके कारण किसी एक आवेश पर बल अपन किस प्रकार से निकालेंगे, और वो निकालेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि अपने को क्या करना है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर कुल बल का मान निकालना है। आवेशों के निकाय के कारण, झुंड के कारण किसी एक आवेश पर कुल बल का मान निकालना है, और वो हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, जो कि अपने को बताता है ये चीज। अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या बताता है अपने को, ये बोलता है कि भाई आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल का मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योगफल प्राप्त होगा। क्या बताया, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर कुल बल का मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होगा, और यही था अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या बताया, डेफिनेशन लिखते हैं पहले अपन। ये बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर बल है सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो मान लिया कि आपके पास में ये एक निर्देशांक तंत्र है, यहां पे अपन ने ले लिया x एक्सिस और यहां ले लिया अपन ने y एक्सिस। यहां पर आपके पास में क्या है, एक आवेश स्थित है Q नोट आवेश स्थित है, और जिसकी स्थिति सदिश कितने हैं, R नोट। कहने का मतलब वो मूल बिंदु से R नोट की स्थिति पर स्थित है। ऐसे ही आपके पास में दूसरा आवेश स्थित है यहां पे, जो कि है आपके पास में Q1, और ये है R1 स्थिति सदिश पर। इसी प्रकार से है आपके पास में ये Q2 आवेश, जो कि है R2 स्थिति सदिश पर। ऐसे ही आपके पास में एक और आवेश है जो कि है आपके पास में Q3, जो कि है R3 स्थिति सदिश पर है। ऐसे ही आपके पास में बहुत सारे में एक ये भी है Qn है, जो कि Rn स्थिति सदिश पर। तो आवेशों का क्या हो गया, झुंड हो गया। हमें किस पे निकालना है, एक आवेश Q नोट पे निकालना है। माना कि Q नोट पर अपने को क्या निकालना है, विद्युतीय बल का मान ज्ञात करना है। तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि सभी आवेशों के कारण इस आवेश के कारण बल लग रहा होगा, ये भी आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, सभी के सभी इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो सभी का अलग अलग बल का मान निकालेंगे और फिर हम उनका क्या कर देंगे, सदिश योगफल कर देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिणामी बल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि सभी जो अपन ने आवेश माने हैं वो हमने धनात्मक आवेश माने हैं। तो यहाँ पे Q नोट को Q1 क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे अपन बल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस साइड में, इस साइड में प्रतिकर्षित किया। तो यहां पे जो बल लगा वो मान लिया F01 लगा। F01 कैसे, ये अपन ने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर के अंदर, Q नोट पर
Q1 के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार से ये जो आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में लगाएगा, जो कि लगेगा F02 F। तो ये आया आपके पास में Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार से ये आवेश इस साइड में बल लगाएगा आपके पास में, जो कि आएगा F03, जो कि आएगा आवेश Q0 पर Q3 के कारण लगने वाला बल। ऐसे ही आपके पास में ये आवेश भी क्या लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, जो कि आएगा F0n, आवेश Q0 पर Qn के कारण लगने वाला बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बताता है? अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को यह बताता है सिद्धांत से ये बताता है कि जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी बल आएगा, वो सभी आवेशों का सदिश योगफल प्राप्त होगा। तो पहला बल लग रहा है आपके पास में F01 प्लस का F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 F0n, ये बल लगे हैं आपके पास में। तो इसको नाम अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है बात। तो यहां पे आपके पास में ये वाले बल लग रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भाई यहां पे F01 कितना होगा? F01 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे नोट करता हूं, F01 कितना होगा? आवेश Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, जो कि आएगा F01। हम जानते हैं कि आवेश Q1 और Q0 के मध्य जो बल लग रहा है वो कितना होता है? हम जानते हैं फॉर्मूला के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होता है। तो यहां पे अपन ने लिख दिया कि Q1 की जगह पे कौन सा आवेश है? Q0 है, तो ये अपन ने लिख दिया Q0। और Q2 की जगह कौन सा आवेश है? Q1 है, तो यहां पे लिख दिया Q1। और बीच की दूरी अपन ने ले ली R01 का होल स्क्वायर। ठीक है। और सदिश रूप में अपन क्या करते हैं? R01 का कैप लगाते हैं, और ऐसा ही करते हैं अपन। अध्यारोपण के जो कुलॉम के नियम के सदिश निरूपण के अंदर अपन ने पढ़ा था, एकांक सदिश से अपन गुणा करते हैं, कभी भी अपने को सदिश का मान ज्ञात करना होता है। तो हम इसको आगे लिखते हैं F01 बराबर के Q0 Q1 अपॉन में R01 इंटू में R01 का सदिश बट्टे R01 का परिमाण। अरे ऐसा किया था ना अपन ने। हम जानते हैं एकांक सदिश की परिभाषा है ये, और इस पर जैसे अपन ने ये मान निकाल दिया है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे। F01 का जो मान प्राप्त हुआ आपके पास में कितना हुआ? के Q0 Q1 बट्टे R01 का क्यूब इंटू में R01 का सदिश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से F02 का मान भी प्राप्त होगा। कितना होगा? के Q0 Q2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 का सदिश। तो ये सभी मान मैं कहाँ रखूंगा? इसके अंदर रखूंगा कि भाई इसका जो मान अपन ने निकाला है वो कितना निकाला है? के Q0 Q1 बट्टे R01 का क्यूब इंटू में R01 का सदिश, ये प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर अपन F02 का मान निकालेंगे तो किस किस के मध्य लग रहा है ये बल? आवेश Q0 और Q2 के मध्य ही तो लग रहा है भैया। तो यहाँ पे अपन मान निकाल लेंगे इसका। तो कितना आया? के Q0 Q2। सिंपल। यहाँ पे कितना आया? R02 का क्यूब इंटू में R02 का सदिश प्लस। ऐसे ही अपन इसका निकालेंगे। तो ऐसे ही अपन नोट करते करते यहाँ पे Qn का निकाल देंगे, जो कि आएगा आपके पास में के कितना आएगा? Q0 Qn बट्टे R0n का क्यूब इंटू में R0n का सदिश। बोलो सिंपल है ना। तो ये आपके पास में इसका फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से अपन सदिश योगफल करेंगे। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। Fr जो आया आपके पास में, जो चीज यहाँ पे इन सब के अंदर कॉमन है उसको अपन बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया के Q0 बाहर। अब ये बाकी की सारी चीजें रिपीट हो रही है। R02 R01 R02 R03 R04 R0n, ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है ये रिपीट। तो हम इसको समीशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ये समीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? R01 है, R02 है, यानी कि ये वाला चेंज हो रहा है। ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा है। तो I ले लेता हूं जो चेंजेबल है। और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है।
यही तो चेंज हो रहा है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से लेके n तक। तो मैंने जो परिवर्तनशील ले लिया वो i ले लिया, i 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे लिखा मैंने r0 i का सदिश, ठीक है, और इनटू में qi, सॉरी ये qi भी तो साथ में आएगा, q1 q2 q3 ये भी निकल के आ रहा है। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास में, r0 i का क्यूब। तो ये आपके पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पास में ये फॉर्मूला निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश पर बल का मान निकाल लिया। इसी के साथ में अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को एक बात और इंपॉर्टेंट बताता है जो कि नोट करने लायक है। तो ये बताता है कि भाई जो Q1 और Q2, Q0 और Q1 के मध्य जो बल लग रहा है जो कि है F01, वो F02 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, अप्रभावित रहेगा F02 इसकी वजह से। ऐसे ही इसकी वजह से ये अप्रभावित रहेगा। कहने का मतलब सभी जो बल है वो एक दूसरे से अप्रभावित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बल लग रहा है तो ये कम या ज्यादा अपन नहीं लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे भाई इसके मध्य ये बल लग रहा है, इसके मध्य ये लग रहा है और सदिशों का योगफल, क्योंकि वो चीज आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगी सदिश योगफल में। क्योंकि सदिश योगफल सामान्य योगफल नहीं है, हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा उनको जोड़ना नहीं है, सदिश योगफल के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं से ये चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, इसको नोट करते रहिए साथ साथ में। तो अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं अपन। तो मान लिया आपके पास में भाई एक ये त्रिभुज है, यहाँ पे है प्लस का Q आवेश, यहाँ पे भी प्लस का Q आवेश है और यहाँ पे भी प्लस का Q आवेश है, और जो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है वो A है। तो आपको बोला गया कि भाई इसको नाम दे दिया अपन ने A, इसको B दिया है, इसको C दिया है। अब अपन क्या करना है, अपने को बोला गया कि भाई प्रत्येक पर A पर B पर और C पर आप बल निकाल के बताइए, है ना। तो हम जानते हैं कि ये तो आवेशों का निकाय हो गया, दो आवेश से क्या हो गए, ज्यादा हो गए ना। तो जब भी दो आवेशों से ज्यादा हो गए तो हम सदिश योगफल करेंगे, लेकिन सदिश योगफल किस तरीके से करते हैं वो अपन देखते हैं। पहले A पर बल निकालते हैं, A पर बल। तो मैं जानता हूं कि भाई यहां पे है A, तो ये जो Q है वो इसको इस साइड में प्रतिकर्षित करेगा ना, क्योंकि भाई यहां पे निकाल रहे हैं तो ये तो स्टेबल हो गया, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला आवेश है वो इस साइड में प्रतिकर्षित करेगा। तो इन दोनों के मध्य का जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। क्योंकि देखो आप खुद देखो, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये आपके पास में है तो सब प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये कोण कितना आया, ये 60 है, ये भी 60 होगा, प्रत्येक भुजा बराबर है ना इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो बल लगा है, पहले इस और इस आवेश के मध्य जो बल लगा है उसको मैं मान लेता हूँ F1। ये जो बल लग रहा है इस दिशा में जो कि आया F1 जो लग रहा है ना A पर, वो कितना आ रहा है KQ² अपॉन में A²। सिंपल, Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान भी समान ही है, तो आपके पास में ये निकल के आया, लेकिन उसकी दिशा निकली है आपके पास में ये वाली, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में जो F2 का मान निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा, KQ² अपॉन में A²। तो यहाँ पे ये दोनों बल निकल के आ गए, यहाँ पे निकला है आपके पास में F2। अब जो परिणामी निकलेगा ना वो इसके बीच में से कहीं पे निकलेगा, है ना। दोनों बल बराबर है तो एग्जैक्ट बीच में से निकल जाएगा, अगर दोनों बल बराबर नहीं है तो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी वो निकल सकता है। तो यहाँ पे परिणामी का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं भाई, है ना। इसको भी मैं चलो F नाम दे देता हूँ, दोनों बराबर है तो ये F नाम दे दिया। तो मैं जानता हूँ कि भाई जो परिणामी का जो सदिश योगफल के अंदर जो नियम आता है उसके अंदर अपन जानते हैं फॉर्मूला आता है F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 है F2 cos थीटा, और थीटा का मान अपन जानते हैं। तो FR जो आया आपके पास में, यहाँ पे F1 को मैंने क्या माना है, F माना है, F2 को भी क्या माना है, F ही माना है। तो यहाँ पे लिखूंगा F² प्लस 2F² cos, या फिर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये काट देता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये बचा F² प्लस का F², ये भी F²। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया आपके पास में जो आया FR बराबर ये आया 3F²। तो यहाँ पे जो FR निकलेगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट का 3F, और F का मान अपन जानते हैं अंडर रूट का 3KQ² अपॉन में A²। तो ये परिणामी बल का मान आपके पास में निकल कर आया है। सेम टू सेम आपको B पर निकालना है,
बी पर भी क्या होगा, सेम टू सेम सिनेरियो होगा। हम जानते हैं कि भाई ये आवेश जो है इस आवेश को इधर धकेलेगा तो एक बल तो निकल के आया F1 ये वाला, और ये आवेश इसको इधर धकेलेगा तो ये निकल के आया, ये आया F2, जिसका परिमाण दोनों का बराबर होगा क्योंकि बीच की दूरी भी बराबर है और दोनों आवेश भी क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पे ये कोण कितना होगा बोलो, 60 डिग्री का होगा। तो परिणामी सेम टू सेम आपके पास में परिणामी निकल के आएगा अंडर रूट का 3f। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ऐसे सॉल्व किया है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे q की जगह पे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मान लिया आपके पास में कि भाई यहाँ पे जो आवेश है ना वो ऐसे है, यहाँ पे तो ले लिया मैंने प्लस का q, यहाँ पे भी प्लस का q, और यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस का q, और बीच की दूरी वापस कितनी ली है अपन ने, a ही ली है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो b है, b पर बल ज्ञात कीजिए, b पर कुल बल ज्ञात कीजिए। कर देते हैं, अपने को कौन सा जोर आएगा, है ना। अपन तो जानते हैं ना अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना आता है अपने को, स्मार्ट तो हैं ही अपन, तो सॉल्यूशन अपन कर देते हैं इसका। तो भाई जब भी आपको बल निकालना है तो मैं जानता हूं कि भाई यहाँ पे जो बल निकलेगा ना, यहाँ पे जो बल निकलेगा, यहाँ पे जो बल निकलेगा, यहाँ पे ये आवेश इसको इस साइड में धकेलेगा तो आपके पास में परिणामी निकलेगा इस साइड में। ये तो आया आपके पास में, सॉरी ये बल लगाएगा इस साइड में जो कि आया F1, और F1 का मान कितना आएगा कि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे माइनस है ना, ये यहाँ पे माइनस है, तो हम जानते हैं कि ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो इस साइड में लगेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्यू लिया है अपन ने। देखो यहाँ पे माइनस का क्यू ले रखा है अपन ने, तो माइनस का क्यू अपन ने लिया है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो एक बल तो लग गया F1 इधर, लेकिन उसका परिमाण कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि इसका मान भी क्यू है, इसका मान भी क्यू है, और बीच की दूरी कितनी है, ए है ना। ऐसे ही आपके पास में प्लस का क्यू है आपके पास में, अरे ये क्या हो रहा है आज, हाँ, तो ये आया आपके पास में ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो धनात्मक है और ये भी क्या है, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको इधर आकर्षित, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल लगा है आपके पास में कितना लग गया, F2, और F2 का मान भी कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। वापस जो परिणामी आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट का 3f। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और परिणामी जो निकल के आएगा वो निकलेगा इस दिशा में। देखो दोनों के बीच में एकदम फिक्स यहाँ पे निकलेगा वो FR, इतना मान आएगा इसके पास। आ रही है ना बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे आप इस A पर, ये C पर निकालिए, C पर बल निकालिए, C पर बल ज्ञात कीजिए, C पर बल ज्ञात करेंगे अपन। तो C पर जब भी अपन बल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। पहले तो ये रहा आपके पास में त्रिभुज, यहाँ पे अपन ने लिया माइनस का Q, यहाँ पे ले लिया है प्लस का Q, और यहाँ पे भी लिया है प्लस का Q। हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास में ये बना लेते हैं, ये बना, तो यहाँ पे जो माइनस Q है ये तो करेगा इसको इस साइड में आकर्षित, तो F1 बल लगा इधर, तो F1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बोलो इस फॉर्मूले को भूलेंगे क्या अपन, नहीं भूलेंगे, मरते दम तक याद रखना अपने को। ये यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो भाई ये जो है ना इसको इधर आकर्षित करेगा, तो बल लगा दिया अपन ने इस साइड में। परिमाण तो उतना का उतना आएगा, बीच की दूरी a है, अपन ने a मानी, और यहाँ पे प्लस का q है, यहाँ पे माइनस का q है। अब ये जो धनात्मक है, ये धनात्मक q है, इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो यहाँ पे बल निकल के आएगा आपके पास में F2 ये वाला, ठीक है। तो ये F2 निकल के आया, तो F2 का परिमाण भी कितना आएगा आपके पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो सारे कोण हैं वो 60 डिग्री के हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक की भुजा है ना, एक त्रिभुज का नाम है, अपन जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे तो ये कोण कितना बनेगा फिर 120, कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जो परिणामी निकल के आएगा इसका, कहाँ निकलेगा,
इसके बीच में ही निकलेगा, यहाँ निकलेगा परिणामी। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया f, क्योंकि परिमाण दोनों का बराबर है। वापस मैं परिणामी का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे जो एफ आर का जो फॉर्मूला आता है वो अपन अप्लाई करेंगे। कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर cos 120, और cos 120 की वैल्यू तो जानते हैं ना कितनी होती है, -1/2। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एफ आर बराबर, बोलो क्या है, यहाँ पे तो कितना बना 2f स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे बना आपके पास में 2f स्क्वायर, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ -1/2, -1/2, तो 2 से तो 2 गया अपने घर पे, यहाँ पे ये माइनस का बच गया। तो आपके पास में ये बचा आपके पास में 2f स्क्वायर माइनस का f स्क्वायर। तो एफ आर जो आया वो कितना आएगा, √ का f स्क्वायर, जिसका मान आया f। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अध्यारोपण का सिद्धांत से अपन सॉल्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब जोड़ना ही नहीं है, उनका सदिश राशि है तो उनका जोड़ या उनका योग अलग तरीके से होता है। उनमें से ही एक मेथड ये है सदिशों के योगफल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा और क्वेश्चन करते हैं, नोट करते रहिए भैया आप साथ साथ में। तो नोट कर लिया होगा अपन ने, आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लिया आपके पास में एक ये त्रिभुज है, यहाँ पे प्लस का क्यू दे रखा है, यहाँ पे प्लस का क्यू दे रखा है, यहाँ पे प्लस का क्यू दे रखा है आपको मिड पॉइंट के ऊपर, और ये वापस भुजा क्या है, ए है। मिड पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे अपन ने क्यू नोट आवेश रख दिया है। कितना आवेश रख दिया है, क्यू नोट। अब बोल रहा है कि भाई क्यू नोट पर, ये जो क्यू नोट आवेश आया है, क्यू नोट आवेश पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए। कर देते हैं अभी। तो अब देखो यहां पे ज्ञात करना अपने को, तो मैं जानता हूं ये दूरी, मान लेता हूं कि ये r है, फिक्स मान होता है इसका अपन, लेकिन फिलहाल अपने को r से काम चल जाएगा अगर नहीं पता है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो मैं अपन जानते हैं कि ये केंद्र से, इनके जो कोनों से दूरी क्या होगी आपके पास में, इस प्रकार की होगी, सभी बराबर होगी। ये दूरी r है तो ये भी दूरी r होगी, ये दूरी भी क्या होगी, r होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि आपके पास में कौन सा है, ये त्रिभुज, दोनों सारी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कुल बल की। तो मान लेता हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट को मैं, ये रहा आपके पास में क्यू नोट आवेश, दर्शाते नहीं है अपन इसको, चलो यहाँ पे आपके पास में क्यू नोट आवेश है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये जो क्यू है, ये वाला क्यू है, वो इसके ऊपर बल लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा, जो कि लगाएगा F1 मान लेता हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि खुद देखो ये धनात्मक है और ये भी अपन ने धनात्मक लिया, तो ये इस साइड में क्या करेगा, नीचे की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही ये जो धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश को ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल लगाएगा आपके पास में इस दिशा में। बोलो ठीक है बात, ये लगा आपके पास में F2 बल। ऐसे ही ये जो आवेश बचा हुआ है, ये भी आपके पास में इस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में। तो ये कोण कितना बन गया, 120 डिग्री का बन गया, ये भी 120 डिग्री का बन गया, ये भी 120 डिग्री का बन गया। सभी बलों का जो परिमाण है वो बराबर है। देखो तुम KQ, जो सभी बलों का जो परिमाण है, क्योंकि सभी के बीच की दूरियां बराबर और सभी के आवेश बराबर है, तो परिमाण आपके पास में बराबर निकल के आएगा ही। तो मैं लिख लेता हूं कि F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और F3 के बराबर है, जिसका मान लिख देता हूं मैं Q नॉट अपॉन में R² लिख देते हैं, और इसको अपन ने नाम दे दिया भाई F, इसको अपन ने नाम दे दिया F। तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानेंगे कि भाई यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों का जो परिणामी निकल के आएगा वो यहाँ निकल के आएगा, इन दोनों का F2 और F3 का परिणामी। तो यहाँ पे निकल के आया आपके पास में F23 बोल देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे आएगा आपके पास में F2 का स्क्वायर प्लस का F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120। कोई दिक्कत है क्या भैया,
देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कवर कर लिया और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो परिणामी बीचों बीच निकल के आएगा। अपन जानते हैं दो कि बलों का परिमाण बराबर है, तो यहाँ पे F23 का जो मान आएगा जो कि इस दिशा में है, F23 बोल दिया अपन ने इसको, यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, हम जानते हैं कि F2 इन सब का मान बराबर है, तो इसको मैं लिखता हूँ F स्क्वायर, ये भी आया आपके पास में F स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर कॉस की वैल्यू माइनस का 1/2, कॉस 120 की वैल्यू इतनी होती है, तो यहाँ पे अपन इसको उड़ा दिया और यहाँ पे उड़ने के बाद में आपके पास में F23 जो बचा है वो कितना बचेगा, अंडर रूट का F स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, F के बराबर। तो ये इसका मान भी F लग रहा है और नीचे भी कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो बल लग रहा है वो इधर भी F और इधर भी F, तो अपन जानते हैं कि F नेट कितना आ गया इस कंडीशन के अंदर, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हुआ, अध्यारोपण के सिद्धांत से इसके केंद्र पर अपन ने क्या निकाल लिया, बल का मान निकाल लिया है भैया, कोई परेशानी नहीं है ना। तो चलिए अपन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक और अपन क्वेश्चन कर लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पे। तो भाई आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो आरबीएससी और हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है, तो आप नोट्स बनाते रहिए और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार और रेगुलर होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं क्वेश्चन एक और, मान लेते हैं आपके पास में भाई यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पे मान लेता हूँ कि 2 माइक्रोकूलम है ना, और यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे भी मान लेता हूँ 2 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे भी मान लेता हूँ 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे है आपके पास में C पॉइंट जहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक। अब ये जो दूरी है यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ O, है ना। यहाँ पे ये जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये दूरी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर बताइए, और यहाँ से ये जो दूरी है ना, यहाँ से ये वाली B से C की ये दे दी 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब बोल रहा है आपको किसी भी एक के ऊपर आपको बल निकालना है, ऐसा बोल दिया भाई A पर बल निकालिए, A पर बल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो सारे के सारे एक ही रेखा के अंदर स्थित है, तो हम सीधा हम लगा सकते हैं भाई यहाँ पे ये जो आवेश है, ये जो आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, सबको पहले तो मैं नाम दे देता हूँ भाई Q, ताकि कैलकुलेशन में अपने लिए आसान रहे, है ना, माइक्रो ज़्यादा पर नहीं लिखना पड़े अपने को। तो ये लिखा अपन ने, तो A पर बल निकालूंगा, तो पहले तो मैं निकालूंगा भाई जो O नोट पर आवेश स्थित है, O पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण A पर बल, तो A पर जो आवेश स्थित है इसके ऊपर ये बल लगाएगा, ये लगाएगा इस दिशा में, बोलो लगाएगा क्या, जो कि आएगा आपके पास में F1 मान लिया मैंने, जो कि आएगा K, हम फॉर्मूला जानते हैं K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होता है। अरे दो आवेशों के बीच में जो फॉर्मूला लगता है, बल लगता है, वो कितना लगता है, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। सिंपल चल रहा है ना, स्मूथ चल रहा है ना, हलवा है एकदम, खा लो इसको बस फटाफट। तो यहाँ पे ये बल लग रहा है, तो भाई दोनों आवेश तो बराबर हैं, तो मैं कितना लिख देता हूँ यहाँ पे F1 बराबर, या आपके पास में KQ स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, सेंटीमीटर पे है ना बाबा, तो यहाँ पे अपने को मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा इसको। यहाँ पे आ गया आपके पास में ये। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ और इसकी दिशा है आपके पास में I कैप, इस दिशा में लग रहा है, सीधा आपके पास में दिशा है ना, तो यहाँ पे अपन करेंगे। ऐसे ही जो B के कारण जो बल लग रहा है, B पर जो आवेश स्थित है, B पर स्थित आवेश के कारण A पर बल, तो ये जो आवेश है इसके कारण यहाँ पे बल कितना लगेगा, हम जानते हैं कि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो ये तो इसको इधर प्रतिकर्षित करने वाला भी है, करेगा ना। तो यहाँ पे बीच की दूरी ये की यही है आपके पास में, 2 सेंटीमीटर है इसके और इसके बीच की दूरी, और आवेश भी वही है। तो यहाँ पे जो F2 का मान आया ना, वो कितना आया, KQ स्क्वायर अपॉन में 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो बात समझ में आ रही ना,
अरे देखो ना यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है, उतनी की उतनी ही है, ये और इसके बीच की दूरी, और यहाँ पे बल लगेगा इस साइड में तो माइनस का आई कैप हो जाएगा क्या, है ना। तो अब देखो ये अपन ने F2 निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा F3। F3 जो आएगा, F3 का मतलब क्या हुआ कि भाई जो C पर जो आवेश है, C पर आवेश जो स्थित आवेश है वो A पर कितना बल लगाएगा, C पर स्थित आवेश के कारण A पर बल कितना लगेगा आपके पास में, F3 जो लगेगा वो कितना लगेगा KQ²। अब बीच की दूरी बताएं भाई, A और C की बीच की दूरी तो 2 तो ये रही और 4 ये रही, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आया आपके पास में 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस का आई कैप में, ठीक है। अब देखेंगे अपन इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सदिश योगफल करेंगे तो FR जो निकल के आएगा कितना आएगा, F1 प्लस का F2 प्लस का F3, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि भाई जो F1 और F2 का मान तो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में, एक इधर लग रहा तो एक इधर लग रहा, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास में सिर्फ बचेगा F3। तो FR जो बचा आपके पास में कितना बचा, KQ², यानी कि 9 इंटू में 10⁹ K का मान तो यहाँ पे रख दिया, और Q का मान अपन जान ही रहे हैं, पता ही आपको Q का मान कितना माना था अपन ने, 2 माइक्रोकूलम को Q बोल दिया था, तो 2 गुणा 10 की घात -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 36 गुणा 10 की घात -4। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, FR बराबर ये तो आया आपके पास में 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ये आएगा 4 गुणा 10 की घात -12 बट्टे 36 गुणा 10 की घात -4। सिंपल, यहाँ से 36 से तो 9 चौके 36 चला गया अपने घर पे, यहाँ पे कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 13 और 10 की घात -12, तो FR जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10 न्यूटन रह जाएगा, फिर 10 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस का आई कैप, कितनी आएगी, माइनस का आई कैप आ जाएगी। देखो आप खुद, तो यहाँ पे आपके पास में हमने पढ़ लिया कि भाई अध्यारोपण के सिद्धांत से हम किस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, बल का मान निकालते हैं। तो अब वापस अपन देखते हैं जो आज अपन ने कवर किया ना, वो किया है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को बताता है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर जो कुल बल का मान है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है, जो कि अपन ने देख लिया और उसकी डेरिवेशन अपन ने निकाली। इसके बाद में अपन ने क्या किए हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं कि भाई यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे इस आवेश पर बल निकाला, फिर उस आवेश पर बल निकालना, तो काफी सारे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं जानता हूँ कि आप लोग नोट तो कर ही रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तभी आप इस लेक्चर के अंदर आए हैं, आपको पिछले वाला समझ में आ चुका है, इस वजह से आप यहाँ पे हैं। तो चलिए, आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। आगे वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे और भी विद्युत क्षेत्र वाली चीजें पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको कवर कीजिए, याद कीजिए और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस बनाइए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।